नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अब उसके पिता राहुल अमीन ने बड़ा दावा किया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि सैफ के घर से मिले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स उनका बेटा नहीं है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके बेटे और सीसीटीवी में दिखे व्यक्ति के बीच कोई समानता नहीं है। उन्होंने कहा कि उस शख्स के बाल बहुत लंबे हैं, जबकि मेरा बेटा आमतौर पर सेना के जवानों की तरह अपने बाल छोटे रखता है। उन्होंने बताया कि शरीफुल ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाइक रिक्शा चलाता था। बता दें, हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी होने के सबूत भी मिल चुके हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसका बांग्लादेशी आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। इसमें उसका नाम शरीफुल इस्लाम लिखा है। पुलिस को मिले दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उसके पिता का नाम मोहम्मद राहुल अमीन है। बताते चलें कि सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले को लेकर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस की थ्योरी पर भी लोग संदेह जता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। उनको रात में ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया और अब सैफ अली खान केस में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि जो गिरफ्तार हुआ है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच विवादित बयानों के लिए मशहूर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर सवाल उठाए हैं। सैफ अली खान पर कमेंट करते हुए नीतीश ने कहा कि सैफ पर वाकई चाकू से हमला किया गया या उन्हें सिर्फ एक्टिंग की है। उन्होंने सैफ के घर में घुसे बांग्लादेशी पहले वे मुंबई के बंदरगाह पर ठहरते थे, अब वो घर में घुस रहे हैं। हो सकता है वो सैफ को लेने आए हों। आज सैफ अली खान को देखकर मुझे शक हो गया कि अगर असल में छुरा घोंपा गया था या उन्होंने एक्टिंग की है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बम छोड़ाने की धमकी दी है। इसके बाद मान की सुरक्षा तैयारियों को और कड़ा कर दिया गया है। फरीदकोट में 26 जनवरी के प्रोग्राम में भगवंत मान तिरंगा फहराने वाले थे, मगर अब उनकी जगह पर कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल को झंडा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की ताजा धमकियों से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। इस बीच फरीदकोट के स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास एक दीवार पर खालिस्तानी समर्थक नारे पाए गए। लिखा था कि सिख तिरंगा झंडा ना उठाएं, वो सिर्फ खालिस्तान का झंडा उठाएं। अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ चुकी है। सरकार बदलने के बाद बहुत कुछ बदलता है। पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। बता दें, पिछले गणतंत्र दिवस पर भी भगवंत मान को धमकी दी गई थी। हाल के दिनों में पन्नू भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है और पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी अदालत ने भारत सरकार और डोभाल समेत लोगों को समन भी जारी किया है। पन्नू ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुआ था और एक वीडियो बनाकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टाइम पर अपने बयान बदलते रहते हैं, ये बात सब जानते हैं। अमेरिका में माइग्रेंट्स के लिए तो वो आदेश दे चुके हैं कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें निकाला जाएगा, जिसमें हजारों भारतीय शामिल हैं। इसके अलावा सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप H-1B वीज़ा के विरोध में वही करेंगे जो पहले बोलते रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो भारतीयों को पसंद आएगा। ट्रंप ने H-1B वीज़ा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है ये प्रोग्राम काबिल और महान लोगों को अमेरिका आने का मौका देता है। 22 जनवरी को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। ट्रंप ने कहा, मुझे दोनों पक्षों की दलीलें पसंद हैं, लेकिन मुझे काबिल लोगों का हमारे देश में आना भी पसंद है, चाहे वो दूसरों को ट्रेनिंग दें या ऐसे लोगों की मदद करें जिनके पास योग्यताएं कम हैं। मैं इस प्रोग्राम को रोकना नहीं चाहता और ये सिर्फ इंजीनियर्स की बात नहीं है, हर स्तर के लोगों की ज़रूरत है। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम का समर्थन किया है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में उन्होंने खुद को H-1B का समर्थक बताया था। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हमेशा इस वीज़ा के पक्ष में रहा हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ पर भी कई बार इसका इस्तेमाल किया है। ये एक अच्छा प्रोग्राम है। बता दें, H-1B वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को ये सुविधा देता है कि वो दूसरे देशों के प्रतिभाशाली और कुशल पेशेवरों को नौकरी दे सकें। IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में यह वीज़ा बेहद कारगर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक H-1B वीज़ा के बड़े लाभार्थी भारतीय हैं। हर साल अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तय 65,000 वीज़ा और 20,000 अतिरिक्त वीज़ा में से ज़्यादातर भारतीयों को मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जारी किए गए लगभग 4 लाख H-1B वीज़ा में से 72% भारतीय नागरिकों को दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका में रह रहे वैसे प्रवासी डर में हैं जिनके कागज यानी कि वीजा दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इसे लेकर भारत में भी चिंता है।
अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार दस्तावेजों के अनुसार अमेरिका में लगभग 18,000 या 20,000 ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है। ट्रंप प्रशासन ऐसे भारतीयों को नई दिल्ली वापस भेज सकता है। यही नहीं, दिल्ली की चिंता की वजह है इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन की पैनी नजर है। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इनमें से 2,467 भारतीय तो यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विदेश में अवैध ढंग से रह रहे भारतीय नागरिकों पर भारत का रुख साफ किया। जयशंकर ने कहा कि जो भारतीय नागरिक अमेरिका सहित दूसरे देशों में अवैध ढंग से रह रहे हैं, भारत उनकी न्याय संगत वापसी के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले पर भारत का रुख अटल और सैद्धांतिक है और मैंने ये स्पष्ट तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बता दिया है। जयशंकर ने कहा कि हमने हमेशा ये नजरिया सामने रखा है कि अगर हमारा कोई नागरिक जो यहाँ वैध ढंग से नहीं रह रहा है, अगर हम सुनिश्चित है कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा भारत में उनकी न्यायसंगत वापसी के लिए तैयार हैं। इसलिए अमेरिका के लिए भी कोई अलग स्थिति नहीं है। बता दें, 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले ट्रंप समय समय पर अमेरिका आने वाले अप्रवासियों के लिए कड़े विचार जाहिर करते रहे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता की जान पर खतरा है। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की है। पीड़िता की सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पीड़िता रोते बिलखते हुए कह रही हैं कि मेरी जान को खतरा है। वो क्रूरता से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मैं ये नहीं बता सकती कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। लोग मुझे झूठा कह रहे हैं। उन्होंने मेरे दोस्त को धमकाया और उसे झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। वो घटना वाले दिन कमरे में मौजूद थी। वो मुझे भी धमका रहे हैं। मैं जल्द ही सारे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। पीड़िता ने कहा कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं और अपना दर्द सबके सामने साझा करना चाहती हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने आगे कहा कि उन्होंने मेरे साथ जो किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। केवल मैं ही जानती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कितना अन्याय किया। इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं उनकी राजनीतिक ताकत और प्रभाव के कारण डर में जी रही हूँ। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। बता दें, ये मामला कुछ दिन पहले ही सामने आया था। दिल्ली की महिला ने हरियाणा बीजेपी के प्रमुख मोहनलाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर हिमाचल में दर्ज कराई है। यह एफआईआर पिछले हफ्ते मंगलवार को सामने आई, जबकि घटना महीनों पहले की गई है। इस बीच बडोली की पत्नी गीता कौशिक बडोली ने मीडिया से बात करते हुए अपने पति के खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि इन लोगों ने दिल्ली को एक कूड़ा घर बना दिया है। दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 साल में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक संयोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग नहीं लगने दिए, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को जरूर बसाने का काम किया है। आप पर आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार बांटे जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली सभा को संबोधित किया। किराड़ी में बीजेपी के उम्मीदवार बजरंग शुक्ला के पक्ष में उन्होंने रैली की। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या आप यमुना में स्नान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं और मेरी मंत्रिमंडल के सहयोगी संगम में स्नान कर सकते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने वाली एटीएम मशीन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आपने रोहिंग्या को बसाया। आपकी बातों में अब दिल्ली के लोग नहीं आएंगे। अब लोग यूपी का विकास मॉडल देखना चाहते हैं, और यूपी में कैसा विकास मॉडल है इसके बारे में क्या ही बताएं। गुरुवार को दिल्ली के हरिनगर में केजरीवाल ने कहा कि अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर काफी आरोप लगाए थे। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल क्यों है। वो 10 साल में इसे ठीक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, अगर उन्हें जरूरत है तो हम अपने शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश भेज देंगे। उन्हें भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। चुनाव वाले दिन अगर गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पहले हिंदू हूं बोलना मुश्किल था, लेकिन अब हर कोई बोलता है, गर्व से बोलता है। बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और 10 सालों में सरकार ने विचारधारा और आइडियोलॉजी के काम पूरे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 21 और 22 जनवरी को आप कार्यकर्ताओं को धमकाने के मामले में दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय शिकायतों को दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोपी पुलिस अधिकारियों के तत्काल तबादले की मांग की। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि पुलिस आप कार्यकर्ताओं पर झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रही है। इन बयानों में ये कहा गया है कि कोई हिंसा या धमकी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंदपुरी थाने के एसएचओ धर्मवीर, इंस्पेक्टर सुशील शर्मा और कांस्टेबल जय भगवान आप कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी शिकायत वापस लें। आतिशी ने पत्र में मांग की है कि एसएचओ धर्मवीर, इंस्पेक्टर सुशील शर्मा और कांस्टेबल जय भगवान को उनके मौजूदा पदों से तुरंत हटाया जाए। बता दें, जहां बीजेपी के हाथों में पुलिस है, वहां पुलिस द्वारा चुनाव में दखल करने की शिकायतें आती रहती हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, जहां भी पुलिस वोटर्स को रोक रही थी और वोटिंग न करने के आरोप भी लगे थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल से मुकाबला कर रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और भगवंत मान को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। ये जानकारी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग ने दी। विवेक गर्ग ने बताया कि नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और प्रवेश वर्मा को मिसकोट किया। ऐसा करके प्रवेश वर्मा की मानहानि की गई। उन्होंने कहा कि हमने उनको 48 घंटे का समय दिया है, वो माफी मांगे और 100 करोड़ रुपए का हर्जाना भरें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर्जाने के तौर पर मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इलाके की जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने गुरुवार को पुणे में अपने चाचा शरद पवार के बगल में बैठने से किनारा कर लिया। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चाचा के बगल में बैठने से बचने के लिए मंच के मेज पर रखी नेम प्लेट अजित ने बदलवा दी। ये सब उस कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सामने हुआ। अजित पवार और शरद पवार वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की सालाना सभा की बैठक में भाग लेने के लिए शहर में थे, जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री और अजीत गुट के नेता दिलीप वालसे पाटिल हैं। बता दें, चुनाव नतीजों के बाद दोनों एनसीपी के विलय की बातों की जाने लगी थी। ये तक कहा गया कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मोदी कैबिनेट में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं और मोदी के साथ आ जाएंगे। हालांकि जिस प्रकार अब ये घटना हुई है, उससे साफ है कि शरद पवार ने अजीत के साथ जाने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है और मोदी की इच्छाओं पर पानी फेर दिया है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग फिर भड़क उठी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अब जिस इलाके में आग लगी है वो शहर से 45 मील दूर है। ये आग कास्टिक झील के पास पहाड़ी इलाके में लगी है। इसके पास कई रिहायशी इलाके और स्कूल हैं। आग की लपटों ने 8000 एकड़ से ज्यादा इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज हवा और सूखी झाड़ियां इस आग को बढ़ाने में ईंधन का काम कर रही हैं। कई लोगों के आलीशान घर तबाह हो गए और 25 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मुंबई की टीम की ओर से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो गए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 4 और रोहित शर्मा 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा 10 साल बाद रणजी खेलने मैदान में उतरे थे। बता दें, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा बुरे फॉर्म से जूझते नजर आए थे। साथ ही उनकी कप्तानी की भी काफी आलोचना हुई। तब सुनील गावस्कर समेत कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि फॉर्म में वापसी के लिए सीनियर खिलाड़ियों को भी रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट खेलने चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।